नमस्कार, जय जोहार। मैं किशन कुमार कश्यप। आज हम बात करने वाले हैं वर्मी खाद या केचुआ खाद के बारे में। आप सब जानते हैं कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में केचुआ खाद का कितना महत्व है। चलिए आज हम केचुआ खाद कैसे बनाते हैं, इसमें कितना नमी रहना चाहिए, इसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं और इसके भंडारण कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। केचुआ खाद, किसान भाइयों, केचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। धरती पर केचुए 2 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से विद्यमान हैं। इस दौरान ये अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते आए हैं, जिससे जीवन का चक्र लगातार गतिमान रहा है। इनका कार्य साधारण है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के मृत ऊतकों को पुनः जीवित जीवों में पुनर्चक्रित करते हैं। कई लोगों ने इन केचुओं के महत्व को समझा है, इसीलिए मित्र जीवों में केचुआ का नाम सर्वप्रथम आता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुए मिट्टी में रहते हैं तथा सड़ रहे जैविक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। पाचन के बाद पचा हुआ पदार्थ इनके पाचन तंत्र से आगे बढ़ता है, जिनके ऊपर तैलीय पदार्थ की एक महीन परत पचे हुए पदार्थ के ऊपर जम जाती है। यह परत 2 माह की अवधि के बाद ही अलग हो पाती है। हालांकि पौध पोषक तत्व तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु ये पौधों को लंबे समय तक उपलब्ध बने रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो रासायनिक खाद यूरिया है, उसमें भी नीम कोटेट या कोल तार कोटेट जो आता है, उसी प्रकार जैविक खादों में, वर्मी कंपोस्ट में, वर्मी के मल में ऊपर तैलीय पदार्थ की एक महीन परत चढ़ जाती है, जिससे यह परत 2 माह की अवधि के बाद ही अलग हो पाती है। केचुओं के पाचन तंत्र द्वारा जैविक व्यर्थ पदार्थ को प्राकृतिक उर्वरक में बदल दिया जाता है। केचुओं द्वारा छोड़े गए पदार्थ अर्थात कास्टिंग में जीवाणु भी पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में भी प्रक्रिया जारी रहती है एवं सूक्ष्मजीवी गतिविधियां बढ़ जाती है। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग अर्थात केचुआ खाद बनाते कैसे हैं। यह जैविक व्यर्थ पदार्थों को केचुए के मल अर्थात कास्टिंग में बदलने की प्रक्रिया है। केचुए का मल मृदा की उर्वरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। केचुए की कास्टिंग में अच्छी मिट्टी की ऊपरी सतह की तुलना में 5 गुना नाइट्रोजन, 7 गुना पोटास और 1.5 गुना कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि केचुए की कास्टिंग में बहुत अच्छा वातन, रंध्रावकाश अर्थात पोलापन, मृदा की संरचना, निथार तथा जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार मिट्टी की रासायनिक और जैविक स्थिति में सुधार होता है। केचुआ खाद तथा केचुए के प्राकृतिक रूप से भूमि में छेद बनाने के कारण भूमि में पानी का संचार बढ़ जाता है। केचुए की खाद अपने भार से 9 गुना पानी सोख लेती है। इस प्रकार यदि वर्मी कंपोस्ट हम अपने खेतों में उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत बढ़ जाती है। उसमें पोलापन आ जाता है, जिसमें मृदा, जल और हवा की मात्रा जो है संतुलन बना रहता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए सामग्रियों का चयन। अब जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए गाय का गोबर, खेत के व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, गिरी हुई पत्तियां, निकाले गए निंदा अर्थात खरपतवार, सब्जी बाजार का व्यर्थ पदार्थ, फूलों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, कृषि उद्योगों का व्यर्थ पदार्थ, होटलों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, फल बाजारों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त जैव अपघटनीय व्यर्थ पदार्थ अर्थात सभी प्रकार के जैव अपघटनीय पदार्थ उपयुक्त होते हैं। सभी प्रकार के जैव पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ हैं वो उपयुक्त होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। तीसरा है केचुआ खाद उत्पादन के लिए जगह का चयन। इसके लिए केचुआ खाद की ऐसे किसी भी जगह पर बनाई जा सकती है जहां पर छाया, अधिक नमी तथा ठंडा स्थान उपलब्ध हो। इस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं।
अगर इसे खुले क्षेत्र में उत्पादित करना हो तो छायादार स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी तथा वर्षा से बचाव के लिए छप्पर का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ढेर लगाए गए जैविक पदार्थ व्यर्थ पदार्थों को गीले जूट के बोरों से ढक देना चाहिए ताकि नमी बनाए रखा जा सके। चौथे नंबर पे आता है कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु टांका या टंकी कैसे बनाएं। इसके लिए आप पक्के सीमेंट के टंकी जिनकी ऊंचाई 2 फुट, चौड़ाई 4 फुट एवं लंबाई में 10 फुट हो बनानी चाहिए। टांके की लंबाई जगह एवं कंपोस्टिंग मटेरियल अर्थात आपके पास सामग्री की उपलब्धता के आधार पर कम या ज़्यादा की जा सकती है। सामान्य रूप से 10 फुट लंबे टांके बनाए जाते हैं। इन टांकों के सतह को ढाल देकर बनाना चाहिए जिससे अतिरिक्त पानी वर्मी कंपोस्ट इकाई से रिस सके। इन टांकों के बाजू में एक पक्का गड्ढा बना देना चाहिए जिससे रिसे हुए पानी को एकत्र किया जा सके। इसे वर्मी वॉश कहते हैं। वर्मी वॉश एक टॉनिक का काम करता है जिसमें कई एंजाइम्स और ग्रोथ प्रमोटर्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्प्रे द्वारा पोषक तत्व देने के लिए उपयुक्त होता है। टांके के चारों ओर पतली नाली बनानी चाहिए जिसका आकार 6 इंच ऊंचाई में और 6 इंच चौड़ाई में सबसे उपयुक्त रहता है, जिस पर पानी भरे रहने से केंचुओं को खाने वाली चींटियां टांके में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इससे जो है केंचुओं की सुरक्षा की जा सकती है। सूर्य की सीधी रोशनी एवं वर्षा से बचाव हेतु टांकों के ऊपर छप्पर या छाया की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी पड़ने से पोषक तत्वों का ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है। टांकों को कैसे भरना है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ताज़े गोबर या जैविक पदार्थ से टांके से फर्श पर 3 सेंटीमीटर मोटी परत महीन रेत, मिट्टी या गिट्टी बिछानी चाहिए। इसके ऊपर 3 से 4 इंच जैविक पदार्थ की तह बिछानी चाहिए। जैविक पदार्थ में आप सड़ा हुआ पैरा या पशुओं के बिछावन ले सकते हैं। आप गेहूँ या पैरा का भूसा जो कार्बनिक पदार्थ है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 इंच ताज़े गोबर की तह बिछाएं। इसे टांका भरते तक करें, अर्थात परत दर परत इस प्रक्रिया को दोहराएं। अंतिम तह गोबर की होनी चाहिए। टांके को 15 दिन तक नम बनाकर रखें। टांके में 15 दिन पश्चात गुड़ाई करें तथा केंचुआ छोड़ें। ताज़े गोबर अगर उपयोग करते हैं तो उसमें एक गैस बनता है मीथेन गैस, और उसमें बहुत अत्यधिक गर्मी होती है जो कि केंचुए के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए 15 दिन पश्चात उसकी गुड़ाई करें, अर्थात उसे पलट दें, तब केंचुआ छोड़ें। ध्यान रखें कि यदि ताज़ा गोबर टांके में डाला गया है तो केंचुआ 15 दिन पश्चात ही छोड़े, अन्यथा वे अपघटन की प्रक्रिया से उत्पन्न जो गर्मी है उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरी है पूर्व अपघटित जैविक पदार्थ से 15 से 20 दिन पुरानी अपघटित गोबर का उपयोग कैसे करना है। इसके अतिरिक्त सभी व्यर्थ पदार्थों को गाय के गोबर के साथ मिलाकर कंपोस्टिंग के लिए वर्मी बेड में रखने से पहले 20 दिनों तक अपघटित कर लेना चाहिए, ताकि गोबर से उत्पन्न होने वाले गैस और गर्मी जो है कम हो। जैविक पदार्थों के आंशिक अपघटन के लिए जितना व्यर्थ पदार्थ हो उतना ही गोबर की मात्रा मिलानी चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इसकी सफलता सामान्यतः इसके बेडिंग मटेरियल के चयन पर निर्भर करता है। यदि परिस्थितियां अच्छी हुई तो केंचुए बहुत उत्पादक होते हैं जैसे, परंतु उनकी मूल आवश्यकताओं में कमी के कारण उनकी क्षमता कम हो जाती है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें टांका की भराई करना है। सबसे पहले आप ड्राई मैटर, लीव्स या स्ट्रॉ मतलब पत्ते या सड़े गले डंठल भी ले सकते हैं, लकड़ी जो है उसे भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद डिकम्पोज कैटल डंग अर्थात अपघटित हुआ गोबर गैस से निकला हुआ स्लरी भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद केंचुआ, उसके ऊपर फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जो फसल अवशेष है या जो सड़े गला पदार्थ है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है केंचुए की उपयुक्त प्रजाति का चयन। केंचुए की प्रजाति का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केवल सतह में रहने वाले केंचुओं का उपयोग करना चाहिए। जो केंचुए भूमि में गहराई पर रहते हैं वे केंचुए की खाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए अफ्रीकी केंचुआ एड्रुलेस एजिनियल तथा लाल केंचुआ आइसिना फोएटिडा अच्छे माने जाते हैं। अफ्रीकी केंचुआ लाल केंचुए की अपेक्षा आकार में बड़ा एवं गहरे रंग का होता है। इस प्रकार से आप केंचुए की पहचान कर सकते हैं। लाल केंचुए की मृत्यु दर अफ्रीकी केंचुए की तुलना में कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर लाल केंचुआ जो है उसका उपयोग किया जाता है आइसिना फोएटिडा का। इन केंचुओं को आपस में मिलाकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना बहुत लाभदायक होता है। अफ्रीकी केंचुआ बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कम समय में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है, क्योंकि इसका आकार और प्रकार जो है बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त यह कंपोस्टिंग के दौरान ज़्यादा बच्चों को जन्म भी देता है। 6वें नंबर पर आता है टाँका भरना। आयतन अथवा भार के आधार पर आंशिक रूप से अपघटित पदार्थों में 30% गाय का ताज़ा गोबर मिलाना चाहिए। इसके बाद इन मिश्रित पदार्थों को टाँके में भरना चाहिए। इस दौरान कंपोस्टिंग सामग्री में 60% नमी बनाए रखना चाहिए। इन सामग्रियों के ऊपर चयनित केंचुओं को समान रूप से छोड़ना चाहिए। 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में अर्थात 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई या गहराई में 1 किलो केंचुए डालना चाहिए। सामान्यतः 1 किलो केंचुए में 1000 केंचुए आते हैं। इस प्रकार 10 बाई 4 बाई 2 फुट के टाँके में 3 किलो 600 ग्राम केंचुए डालने होंगे। इतना पर्याप्त होगा। इसी दर से टाँके के आकार के अनुसार केंचुए की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। यदि कोई आवश्यक नहीं है कि केंचुए को टाँके के अंदर ही रखा जाए। केंचुए स्वतः टाँके के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप आखिरी ऊपर के जो परत है, पूरा परत दर परत टाँका भरने के बाद ऊपर में आप केंचुए को फैला दीजिए और स्वतः ही टाँके के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। केंचुए डालने के बाद टाँके को जूट के गीले बोरों से ढक देना चाहिए। कंपोस्टिंग मटेरियल को टाँके में भरने के 30 दिन बाद पलटकर पानी का छिड़काव करें एवं पुनः गीले जूट के बोरों से ढक दें। गीले जूट के बोरे उपयोग करने से नमी बनाए रखा जा सकता है। इससे केंचुओं को जो है संतुलित वातावरण मिलेगा। वर्मी बेड में पानी देना। वर्मी बेड में पानी सही समय में और सही मात्रा में देना बहुत आवश्यक है। वर्मी बेड में प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु अपघटन की पूरी प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त लगभग 60% नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पानी को वर्मी बेड के ऊपर छिड़कना चाहिए, न कि वर्मी बेड के ऊपर उड़ेड़ें, अर्थात पानी को हजारा या अन्य माध्यमों से डालना चाहिए, पूरा का पूरा उड़ेलना नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को निकालने अर्थात हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट लगभग 2 से 3 माह में बनकर तैयार हो जाती है। जब ढेरी के ऊपर वर्मी कास्ट पूरे तौर से दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके एक और पहचान है, वर्मी कंपोस्ट चाय पत्ती के दाने के जैसे दिखाई देते हैं। केंचुए में रोग एवं शत्रु। केंचुओं में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कोई बीमारी नहीं फैलती, परंतु इनके कई शत्रु होते हैं, जैसे चींटी, छिपकली, सांप एवं मेढक आदि। इन सभी शत्रुओं से कंपोस्टिंग के दौरान केंचुओं की रक्षा करना चाहिए। केंचुओं को चींटियों से बचाने के लिए टाँका के चारों ओर एक संकरी नाली बनाकर पानी भरे रखना चाहिए, जिससे चींटी पानी भरे नाले को पार न कर सकें और हमारे केंचुओं की रक्षा किया जा सके। केंचुओं को अलग करना या हार्वेस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट लगभग 2 से 3 माह में बनकर तैयार हो जाती है। जब ढेरी के ऊपर वर्मी कास्ट पूरे तौर से दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है और हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन 8 से 10 दिन पहले पानी का छिड़काव करना बंद कर देना चाहिए। इससे वर्म है वो नीचे चले जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के बाद टाँके में विद्यमान कीचों को अलग करने के लिए ट्रैप विधि का उपयोग करना चाहिए। ट्रैप विधि में कंपोस्ट को हार्वेस्ट करने से पहले वर्मी बेड में गाय के ताज़ा गोबर से बने गेंद को
वर्मी बेड के अंदर 5 से 6 जगहों में रख देना चाहिए। 24 घंटे के बाद गोबर के गेंद को बाहर निकाल लेना चाहिए। टाँके में मौजूद सभी केचुए गोबर के गेंद में चिपक जाते हैं। इन चिपके हुए केचुओं को अलग करने के लिए पानी भरे बाल्टी में डाल दिया जाता है। इन एकत्रित केचुओं को अगली कंपोस्टिंग यूनिट में उपयोग किया जा सकता है। केचुओं को अलग करने के लिए दूसरी विधि में पके हुए वर्मी कंपोस्ट की छोटी छोटी ढेरियाँ बना ली जाती हैं। धीरे धीरे सभी केचुए ढेर की निचली सतह पर जमा हो जाते हैं। ढेर के ऊपरी कंपोस्ट को हाथों से अलग कर लिया जाता है एवं नीचे के केचुआ मिश्रित कंपोस्ट को छानकर अलग कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद एक टाँके से लगभग 70 से 80 किलो केचुए प्राप्त हो जाते हैं, जिनका उपयोग अगली किस्त में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट का भंडारण एवं पैकिंग। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट का भंडारण कैसे करना चाहिए। हार्वेस्ट किए गए वर्मी कंपोस्ट को अंधेरा एवं ठंडी जगह पर भंडारित करना चाहिए। भंडारण के समय वर्मी कंपोस्ट में नमी की मात्रा न्यूनतम 40% होनी चाहिए। भंडारण के समय कम से कम 40% नमी आवश्यक रूप से खाद में होना चाहिए। भंडारित वर्मी कंपोस्ट को सूर्य की सीधी रोशनी से बचाना चाहिए, अन्यथा वर्मी कंपोस्ट से नमी तथा पोषक तत्वों की हानि होती है। तैयार वर्मी कंपोस्ट को बोरियों में भरकर एवं छल्ली लगाकर भंडारित करने की बजाय खुले रूप में रखना चाहिए, जिससे नमी को बनाए रखा जा सके। विक्रय करने के दौरान इसकी पैकिंग करनी चाहिए। अगर इसे खुले क्षेत्र में भंडारित किया जाता है तो समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि इसमें नमी बनी रहे तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या भी बढ़ती रहे। वर्मी कंपोस्ट को 1 साल तक बगैर इसकी गुणवत्ता में गिरावट आए भंडारित किया जा सकता है, बशर्ते वर्मी कंपोस्ट में 40% की नमी बनी रहे। वर्मी कंपोस्टिंग के लाभ। आइए जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुआ खाद के क्या क्या लाभ हैं। वर्मी कंपोस्ट सभी अनिवार्य पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, अर्थात इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो पौधों के अच्छी गुणवत्ता और विकास के लिए आवश्यक होता है वो सब शामिल होता है। पौधों की बढ़वार में इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह पत्तियों एवं नई शाखाओं के बढ़वार को प्रोत्साहित करता है तथा उत्पाद के भंडारण अवधि अर्थात उत्पाद के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सहायक होता है। वर्मी कंपोस्ट को आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है एवं इससे कोई या किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। यह मृदा संरचना, मृदा विन्यास, मृदा आवातन तथा भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता, सुधारता है एवं मृदा क्षरण को रोकता है। वर्मी कंपोस्ट में विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो कि जैविक खेती के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं के कोकून अर्थात अंडे पाए जाते हैं, जिससे भूमि में केंचुओं की संख्या एवं गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे भूमि का रासायनिक जैविक सुधार होता है। यह मृदा के pH मान को उदासीन बनाता है। यह भूमि से पोषक तत्वों की हानि को रोकता है एवं रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट में रोगाणु, जहरीले तत्व एवं खरपतवारों के बीज नहीं पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट कीट व्याधियों के अतिक्रमण को कम करते हैं। यह भूमि में जैविक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में बहुत मात्रा में सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। यह महत्वपूर्ण विटामिन्स, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान अर्थात वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और कितनी मात्रा में होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा कंपोस्टिंग में उपयोग किए गए व्यर्थ पदार्थ अर्थात सामग्री पर निर्भर करता है। यदि उपयोग किए गए व्यर्थ पदार्थ मिश्रित है तो वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा परिवर्तनीय होगी। यदि वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त कंपोस्टिंग मटेरियल समान होगी तथा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा लगभग निश्चित होगी। वर्मी कंपोस्ट में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार से है। जैविक कार्बन
9.5 से 17.98% तक जैविक कार्बन पाया जाता है। नाइट्रोजन अर्थात नत्रजन 0.5 से 1.5%, फास्फोरस अर्थात स्फूर 0.1 से 0.3%, पोटेशियम 0.15 से 0.56% तक रहता है। सोडियम 0.06 से 0.3% तक पाया जाता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें 22.67 से 47.60 मिली में पाया जाता है। कॉपर 2 से 9.5 मिलीग्राम प्रति केजी, आयरन 2 से 9.3 मिलीग्राम प्रति किलो और जिंक 5.7 से 11.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाया जाता है। इसमें सल्फ़र भी रहता है जो 128 से 548 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से। पोषक मान इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का रहता है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, जिसमें मैक्रो, माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स जो रहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो सभी इसमें पाए जाते हैं। यदि हम रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस उपलब्ध रहता है, और यूरिया की बात करें तो केवल वो मोनो फर्टिलाइज़र है, वो उसमें केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्व पाया जाता है। जबकि अब वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अन्य संबंधित जानकारियाँ जैसे कि केंचुओं की आवश्यकता। केंचुओं को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो केंचुओं को निम्न 5 मूल चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक उपयुक्त पर्यावरण, जिसे सामान्य रूप से बेडिंग कहा जाता है, अर्थात उसके हैबिटाट अर्थात उसके आवास के लिए जहाँ पे केंचुआ रह सके वो उसके उपयुक्त पर्यावरण के हिसाब से होना चाहिए। भोजन का स्रोत, क्योंकि केंचुए केवल खाना ही उनका मुख्य कार्य रहता है। उपयुक्त नमी, भारात्मक रूप से 50% से अधिक नमी। इससे कम नमी होने पर केंचुओं की गतिविधियाँ प्रभावित होती है, उनके जनन क्षमता, उनके सर्वाइवल रेट बहुत प्रभावित होते हैं। उपयुक्त वातावरण अर्थात बेडिंग मटेरियल में हवा का आवागमन सही होना चाहिए। चरम तापमान से सुरक्षा, तापमान भी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इन 5 आवश्यकताओं के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं। जैसे बेडिंग, यह कोई भी वस्तु हो सकती है जो केंचुओं को अच्छा प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। इस प्राकृतिक आवास में निम्न गुण होना चाहिए, जैसे अधिक सोखने की क्षमता। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, इसलिए उनको जिंदा रहने के लिए नम वातावरण का होना आवश्यक है। अगर केंचुओं की त्वचा सूख गई तो वे मर जाते हैं। अगर केंचुओं को जिंदा रखना है तो उनके बेडिंग में पानी को सोखने तथा उसको बनाए रखने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, अर्थात उसमें नमी को अवशोषित करके रखने की क्षमता होनी चाहिए। बेडिंग का पोलापन, यदि प्रारंभ में बेडिंग मटेरियल ज़्यादा सघन है अर्थात दबा कर भरा गया है, तब हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इससे वातन जो है प्रभावित होता है अथवा बंद हो जाता है। तो केंचुओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे इनका जीवन जो है प्रभावित होता है। कम प्रोटीन अथवा नाइट्रोजन की मात्रा तथा अधिक कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात। हालांकि केंचुए अपनी बेडिंग को अपघटन के बाद उपभोग कर लेते हैं, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया धीमी गति से होनी चाहिए। बेडिंग मटेरियल में अधिक प्रोटीन और नाइट्रोजन का स्तर होने से इसका अपघटन शीघ्रता से होता है, जिससे अधिक गर्मी पैदा होती है, जो केंचुओं के लिए प्रतिकूल होता है तथा प्रायः केंचुए इस स्थिति में मर जाते हैं। आवश्यकताएं आवास। सूर्य की अधिक रोशनी एवं अधिक वर्षा से केंचुओं को बचाने के लिए छाया में खाद बनाना अनुशंसित किया गया है। टांका कंपोस्टिंग के लिए सीमेंट के टांके अर्थात पक्के टांके बनाए जाते हैं, जो दूसरे के दीवार के माध्यम से अलग किए जाते हैं। प्रारंभिक अपघटन के लिए भी टांके का उपयोग किया जा सकता है। पक्के टांके के अलावा टेट्रा बेड और विंड्रॉ मेथड में भी केंचुआ खाद बनाया जा सकता है। बेडिंग तथा भोजन सामग्री। शुरुआत में पर्याप्त संख्या में केंचुओं के प्रजनन के लिए गोबर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ जाने के बाद सभी प्रकार के व्यर्थ जैविक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। केंचुओं का भोजन। केंचुए बहुत खाते हैं। आदर्श परिस्थितियों में ये प्रत्येक दिन अपने
शरीर के भार से ज़्यादा भोजन खा जाते हैं, परंतु सामान्यतः ये अपनी शरीर के भार से आधा भोजन रोज़ खाते हैं। ये सभी प्रकार के जैविक पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थों का अम्ल भोजन के रूप में करते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसे लगी? अगर यह जानकारी आपके लिए अच्छी है तो लाइक करें और इसे अन्य किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी किसान भाई जो है रासायनिक खाद और जैविक खाद का संतुलन बनाकर अपने खेतों में उपयोग कर अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।